जय भीम प्रदेश। जल जंगल जमीन हमारा कैसे? झारखंड में जैसा कि मैंने बताया 10 लाख टन सोना था, वहाँ पे भी जमीन की लड़ाई शुरू हुई और वहाँ पे जो संवैधानिक अधिकार और कायदा कानून। जय भीम प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आयोजन समिति का, यहाँ के स्थानीय लोगों का, और साथ ही साथ आदिवासी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे ये मंच दिया कि मैं अपने समुदाय के लोगों के बीच में अपने हक अधिकार संवैधानिक जानकारी को बता सकूं। साथ ही साथ अपने महापुरुषों हमारे पुरखों का भी बहुत बहुत जोहार करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया है, जिससे कि मैं पहले भी जो मेरा पहला जन्म था वो आदिवासी समाज के लिए लगाया और कोर्ट कचहरी मुकदमों में फंसी, क्योंकि मैं आदिवासी समाज के लिए काम किया करती थी और उन केस मुकदमों से बचाते हुए पुरखों की शक्ति से मुझे बचाया और मुझे दूसरा जन्म दिया। इसलिए मैं अपने पुरखों का भी बहुत बहुत जोहार नमन करना चाहूंगी। थोड़ा देर हो गया, माफी चाहूंगी इसके लिए, क्योंकि लगातार 3 दिन से हम सोए नहीं हैं। दिन में हमारा सामाजिक काम हो रहा है, झारखंड गए, झारखंड के बाद मुंबई गए, मुंबई नासिक के बाद फिर यहाँ पे, चूंकि हमको मालूम था कि हमारे लोग यहाँ पे चाह रहे हैं हमारा प्रशिक्षण, तो हमें जानकारी थी, इसलिए 3 दिन के बाद यहाँ पे आ रही हूँ मैं। थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए फिर से माफी चाहूंगी। हमारे वक्ता भी अभी लाइन पे है, तो कोशिश करूंगी कम शब्दों में जितना ज्यादा हो सकूं अपने हक अधिकार की जानकारी आपको दे सकूं। जिस समय पे मैं झारखंड में थी, वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था, जमीन बचाओ आंदोलन, जैसा कि हमारे पुरखों के समय से भी चलता आ रहा है। आदिवासी समुदाय 3 चीजों के लिए नहीं लड़ता है, जल, जंगल और जमीन। आजादी के बाद भी हमारी लड़ाई इसी पर टिकी हुई है, जल, जंगल, जमीन। मुझे लगा मुझे किसी ने पुकारा, ठीक है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई आज भी आदिवासी लड़ते आ रहे हैं। पहले हमको कहा जाता था कि हम गुलाम हैं और अंग्रेजों से, मुगलों से, तुर्कों से, पुर्तगालों से हमारे पुरखों ने हमारा जल, जंगल, जमीन बचाया और हमको गुलाम होने से बचाया। वर्तमान के समय में भी आज भी हम अपनी जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आज भी गुलामी में जी रहे हैं और हमको इस गुलामी से आजादी चाहिए। आजादी के समय हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से, मुगलों से, जो भी बाहरी आक्रमणकारी से, उनसे लड़ाई लड़कर हमको 60% जमीन बचाकर दी थी। लेकिन वर्तमान के समय में आज हमारे पास मात्र 3% जमीन बची हुई है। आपके बांसवाड़ा क्षेत्र में भी परमाणु का जो कंपनी आने वाली है, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिली है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय आदिवासियों का विस्थापन होने वाला है। झारखंड में जो जल, जंगल, जमीन की लड़ाई थी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पुरखों ने, कालांतर में हमारा झारखंड बहुत ही प्रसिद्ध था आंदोलन के लिए और तीर धनुष लेकर लड़ाई लड़ने के लिए निकल जाते थे, चाहे वो पूरे देश भर में कहीं पे भी हो। हमारे पुरखों ने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के लिए तीर धनुष से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वर्तमान के समय में चूंकि हमको भारत के संविधान और कायदे कानून में बांध दिया गया है, इस कारण से हमको आज कागज कलम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो झारखंड में जब हमारा आंदोलन चल रहा था जल, जंगल, जमीन की, वहाँ पे हमको मालूम चला कि आदिवासियों की जमीन पे 10 लाख टन सोना है। कायदे से हमको क्या लगता है कि जमीन के अंदर में जो दबा हुआ खनिज है वो सरकार का है, खाली पड़ी जमीन जो है वो सरकारी जमीन है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस समय पे यहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं था, मुगल नहीं था, तुर्क नहीं था, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी नहीं थे, तब यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे हमारे पुरखे थे, हमारे आदिवासी पुरखे थे, जिसको 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नंदाबाई भील के जजमेंट में भी कहा है कि 8% आदिवासी और भील ही इस देश का असली मालिक है और बाकी के लोग विदेशी हैं, आक्रमणकारी हैं। इस कारण से ये जल, जंगल, जमीन हमारा है। वर्तमान के समय में भी अगर जल, जंगल, जमीन की लड़ाई होती है तो हम हाथों में तकिया पकड़कर आंदोलन करने के नाम पे
भील आदिवासियों की जमीन पे 7 एयरपोर्ट, 7 रेलवे स्टेशन और 8 लेन की सड़क बनने वाली थी। पूरा भील प्रदेश जो हम बोलते हैं वो पूरा भील प्रदेश जाने वाला था। वहाँ के आदिवासियों ने क्या किया कि गांव के माध्यम से ज्ञापन बनाकर कायदा कानून डालकर उसमें उसको कलेक्टर महोदय को दिया। कोई भी इंसान मरने से नहीं डरता जितना उतना कोर्ट कचहरी से बहुत डरता है। कलेक्टर महोदय भी इंसान है, उनको भी कोर्ट कचहरी से डर लगता है। तो वहाँ के जो स्थानीय कलेक्टर महोदय थे उन्होंने गांव की बात मानकर साल भर तक उस कंपनी को नितिन गडकरी जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग का हेड है अभी, उसको कंपनी को उसको जमीन देने से इनकार कर दिया, भीलों की जमीन देने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ के भील स्थानीय कोर्ट में भी गए, गुजरात हाईकोर्ट में गए और वहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने भीलों की जमीन को बचा लिया। वहाँ पे कलेक्टर महोदय को भी कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ा था। तो वर्तमान में कोई भी अगर असंवैधानिक काम करता है, गैर कानूनी काम करता है तो उसको भी कोर्ट में खड़े होने की जरूरत है। और चूंकि हम आज भी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, इस कारण से आज भी मालिक होते हुए भी हम गुलामी में जी रहे हैं। तो झारखंड में 10 लाख टन सोना आदिवासियों ने बचाया। वर्तमान के समय में भी आदिवासी किसी के सामने हाथ कहा जाए कि वो मालिक है, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदिवासी इतना गुलाम हो गया है कि अपने जल जंगल जमीन पे जो उनको पैसा है उसको निकालने में असमर्थ है। झारखंड में 10 लाख टन सोना आदिवासियों की जमीन पे निकला। 46 लाख टन सोना गोंड आदिवासियों की जमीन पे सिंगरौली में है और आपके बांसवाड़ा के घाटों में भीलों की जमीन पे 11 करोड़ टन सोना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने RM लोरा जजमेंट में क्या कहा, जिसकी जमीन उसका खनिज। अगर ये सोना आदिवासी अपनी जमीन से निकाल ले तो एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा आदिवासियों के पास में। लेकिन हम गुलाम नहीं हैं, हम मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने समता जजमेंट में ये कहा कि आदिवासी समिति के माध्यम से उसकी जमीन के अंदर में जो भी खनिज है उसको निकाल पाएगा। और वर्तमान में यहाँ पे भी जो परमाणु कंपनी यहाँ पे आई हुई है, आदिवासियों की जमीनें जा रही है। हमको ये लग रहा है कि जमीनें चली गई है तो वो जमीन वापस नहीं हो सकती है, बिल्कुल गलत है। हमको तरीका नहीं पता है कि हमको अपनी जमीनें कैसे बचानी है। हमको ये लगता है कि ये जो जंगल है ये वन विभाग का है। अब आप ये बताइए कि वन विभाग पहले आया था या फिर आदिवासी पुरखे पहले आए थे? जिस समय पे अंग्रेज यहाँ पे नहीं थे, कोई मुगल यहाँ पे नहीं थे, उस समय आदिवासी पुरखे थे। और हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। हमारे बाप दादाओं ने गांव का सीमाना तय किया था। गांव का सीमाना तय करने के बाद में ये जंगल देखा था और ये तय किया था कि हमारे आने वाले वंशज किसी जंगल से लकड़ी तोड़ेंगे और फल पौधा तोड़कर उसको बाजारों में बेचकर अपनी कमाई करेंगे। खाली जमीन पड़ी में देखी थी कि हमारे पशु यहाँ पर चरेंगे। नदी देखा था, तालाब देखा था, हमारे आने वाले वंश यहाँ से पानी पिएंगे। ये सब करके पूरे गांव के सीमाना में आने वाले नदी, तालाब, पहाड़, जंगल को गांव के सीमाना के अंदर में रखा। यानी कि किसी गांव के पहले पुरखे का शीराबासी जिस गांव में है, ये गांव उसका है, किसी सरकार का नहीं है। और हम ये बात बोलते हैं, हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते हैं। यहाँ पे वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को जमीन में हिस्सा दिया जा रहा है। हमारे पुरखे जो थे वो लड़कियों को जमीन में हिस्सा देने की बात इसलिए नहीं करते थे क्योंकि लड़की कल को किसी गैर आदिवासी से शादी कर ले तो गांव की जमीन वो किसी गैर आदिवासी के पास में चली जाएगी और गांव की जो रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति है वो किसी गैरों के हाथों में चली जाएगी। गैर आदिवासी बोलेगा कि हमको आदिवासी में डालो। तो हमारे बाप दादाओं ने लड़कियों को जमीन में हिस्सा देने से मना किया। साथ ही साथ में ये परंपरा बनाई कि हर एक व्यक्ति को जो जमीन मिलेगी वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलेगी, जो कि वंशावली में आज भी लिखित रूप में मिलता है। तो जब ये पूरा का पूरा गांव हमारे बाप दादाओं ने बसाया और आज हम ये बोलते हैं कि खाली पड़ी जमीन किसकी है?
सरकारी जमीन है। अगर ये खाली पड़ी जमीन सरकारी है, हर यहाँ पर बैठे पुरुष को जमीन मिलती है, वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है, तो सरकार के बाप का नाम क्या है? अगर खाली पड़ी जमीन सरकारी है तो सरकार के बाप का नाम तो कुछ होना चाहिए, जो कि आप पूछिए तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में सरकार का बाप बदल जाता है। कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, तो कोई भी एक बाप नहीं है। तो ये जमीन सरकारी है, ये बात हम अपनी मानसिक गुलामी में बोलते हैं। और ये बात जो कहा जाता है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और ये जंगल जो है, जो वन विभाग जिस पे कब्जा जमा के बैठा हुआ है, वो जंगल भी हमारे बाप का है, उनके बाप का नहीं है। क्यों? एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी रतन महल का, आपके गुजरात राज्य में है। रतन महल के जंगल में रीछ अभयारण्य के नाम पे आपका एक पूरे के पूरे जंगल के बहुत ही बड़े क्षेत्र को घेरा जा रहा था वन विभाग के द्वारा, और उस वन विभाग के द्वारा बहुत ही कहा जाए कि बहुत बड़ी कमाई की जा रही थी। टेंट सिटी बनाए गए थे, वहां पे रेस्टोरेंट बनाया गया था, लोग वहां पे आ रहे थे, बहुत ज्यादा कमाई हो रही थी। तो वहां के जो गांव के गमेती पटेल थे, उन्होंने क्या किया, वन विभाग से सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जानकारी मांगी कि ये वन पे जो आप बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार है, ये वन किसके नाम पे है? अगर आपके नाम का है तो आप हमको दस्तावेज दिखाइए। तो वन विभाग ने क्या बोला कि ये जो वन यहाँ पे दिख रहा है आपके गांव के अंदर में, ये 114 आदिवासियों के नाम पे है, वन विभाग के नाम पे नहीं है। तब जाके वहां के गांव कमेटी ने धमकी दिया वन विभाग को कि हम आपके खिलाफ में कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाने के बाद में जितनी कमाई आपने यहाँ से किया है सबका मुआवजा तक हम वापस लेंगे। जमीन तो लेंगे, जंगल तो लेंगे, मुआवजा भी वापस लेंगे। तब तो जो वन विभाग ने क्या बोला कि ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा रेस्टोरेंट जो कि कोई गैर आदिवासी आपकी जमीन आपके जंगल में ये जो रेस्टोरेंट बना हुआ है कोई गैर आदिवासी चला रहा है, आप इसको चलाइए। और आप यकीन मानिए, वहां के कमेटी ने जब उस गांव के जो रेस्टोरेंट को चलाना शुरू किया, तब मालूम चलता है, उसने बताया कि मैं यहाँ पे केवल आदिवासी दाल चोखा और मक्के की रोटी बेचता हूँ, लेकिन मेरी एक दिन की कमाई 1 लाख रुपया होती है और महीने की 30 लाख रुपया। तो आपकी ही जमीन लेकर, आपका ही जंगल लेकर, आपका ही नदी तालाब लेकर दूसरे कमा रहे हैं, लेकिन आदिवासी क्या है, मालिक क्या है, सोया हुआ है। वो खुद तो बोलता है कि मैं जमीन का मालिक हूँ, मैं इस देश का मालिक हूँ, लेकिन देश का मालिक आज सो रहा है। तो हमको तरीका जानना पड़ेगा कि हमको अपना जल जंगल जमीन कैसे बचाना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे जजमेंट में ये कहा, एक कानून आया है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, उसका सेक्शन 41-42 ये बोलता है कि एक तो आदिवासी क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण हो ही नहीं सकता, कोई उसकी जमीन ले ही नहीं सकता, लेकिन विकास कार्य के लिए बहुत जरूरी है, तभी आदिवासी की जमीन ले जाएगी, अन्यथा नहीं ली जाएगी, और उसके लिए भी रूढ़िगत ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। यानी कि केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को या किसी कंपनी को जमीन चाहिए होगी तो वो सबसे पहले आपके पास में आएगी, किसके माध्यम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आदिवासियों के माई बाप 4 लोग हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कौन कौन है, कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और जहाँ जहाँ पे भी आदिवासियों ने इन 4 लोगों से बात किया है, वहाँ पे आदिवासियों का विकास के साथ में आदिवासियों की जो जमीनें बसती गई है। तो कलेक्टर महोदय के पास में अगर नरेंद्र मोदी को भी जमीन चाहिए तो वो पहले कलेक्टर महोदय के पास में आएगा, और कलेक्टर महोदय पहले गांव के पास में आएगा, आपके गांव के पास में। तो बड़ा कौन हुआ, नरेंद्र मोदी, कलेक्टर, या आपका गांव, आपका गांव। और इसी पे एक जजमेंट है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। कैसे? आपका वेदांता जजमेंट इस पे आया है सुप्रीम कोर्ट का। उड़ीसा में एक नियमगिरी पहाड़ है, और वो पहाड़ कोद आदिवासियों के नाम पर थी, उसके गांव के अंदर में थी। वहां पे बॉक्साइट का पूरा पहाड़ निकला।
कायदे से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खनिज, जिसका जमीन उसका खनिज, लेकिन वेदांता कंपनी को उसकी नजर लग गई और वेदांता कंपनी वहां पे आदिवासियों का पहाड़ लूटना चाह रही थी और खनन करना चाह रही थी। तब वहां के आदिवासी कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज गांव के बुलावे पर गांव के अंदर में आए, और गांव के अंदर में आने के बाद में उन्होंने 21 गांव बिठाया और 21 गांव से पूछा कि क्या आप अपनी जमीन वेदांता कंपनी को देना चाहते हैं, क्या आप ये पहाड़ वेदांता कंपनी को देना चाहते हैं? तो 21 गांव ने ये कहा कि हम अपना पहाड़, अपना देवता हम किसी कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि मैं ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और उस दिन से ये निर्णय आया, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा।